हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 4 को देखे थे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह से लेकर के हम लोगों ने चौरी चौरा तक के घटनाओं को क्रमबद्ध जाना था। अब इस वीडियो में पार्ट 5 में हम लोग स्वराज पार्टी की स्थापना, साइमन कमीशन 1927 जो 28 में आया था, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन को देखने का काम करेंगे। साथ ही साथ इन सभी से जो संबंधित महत्वपूर्ण एनसीईआरटी आधारित प्रश्न हैं, हम लोग उनको भी अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। अगर इसकी हम लोग पृष्ठभूमि की बात करें तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम लोग जाएंगे। जब महात्मा गांधी का लास्ट जो आंदोलन चल रहा था वह असहयोग आंदोलन था। बीच में ही गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। तो कारण क्या था? उन्होंने बताया कि जो चौरी चौरा घटना होती है, यह ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। तो इस घटना के कारण से महात्मा गांधी जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तब से क्या होता है कि कांग्रेस के भीतर में एक प्रकार से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। कुछ लोगों का मानना था, कुछ ग्रुप्स का मानना था कि हमें कांग्रेस के पैरेलली या कांग्रेस कांग्रेस के झंडे से ही हमें क्या करनी चाहिए कि विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए। जिस विधान परिषद का अगर हम लोग विधान परिषद का चुनाव लड़ते हैं, हम लोग जीतते हैं, तो हम लोग राजनीतिक रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध कर सकते हैं विधान परिषद के अंदर से। जो हमारा विधान परिषद उस समय में होता था, उसके अंदर से हम लोग विरोध कर सकते हैं। एक ग्रुप का ये मानना था। इस ग्रुप में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। इन्होंने ही जब इनकी बात कांग्रेस ने नहीं स्वीकार करी, तो इन लोगों ने 1 जनवरी 1923 को एक अलग से स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या था कि विधान परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना और सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करना। और कारण की अगर हम बात करें तो वही था जो असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस के भीतर में एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण से स्वराज पार्टी का जन्म होता है। और इसमें जो पार्टिसिपेट किए, मतलब जिसकी इच्छा थी कि हमें परिषद के भीतर जाना है और वहां से सुधार करना है, वह परिवर्तनवादी कहलाए। इसकी सफलता भी मिली उनको। 1923 के चुनाव में जो विधान परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें इन्हें भरपूर सफलता मिली और इनके जो सदस्य थे वह परिषद में जाकर के अपना विरोध दर्ज कराने में कामयाबी भी इन्हें मिली। अंत में 1925 में सीआर दास की जब मृत्यु हो जाती है, तो तब जाकर के थोड़ी सी पार्टी कमजोर होती है और फिर भी 1930 से 31 तक चलती है और उसके बाद यह लगभग निष्क्रिय हो जाती है। तो यह स्वराज पार्टी का कहानी था। अब हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927-1928 में वो भारत में यहाँ पे आगमन होता है। कारण क्या था? तो इसका अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 1919 में एक एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार की अगर हम लोग बात करें तो उसका कह सकते हैं कि उसकी समीक्षा करने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत ने 7 सदस्य आयोग बनाई, जिसमें कि एक भी सदस्य उन्होंने भारत से नहीं रखा। वैसे भी 1919 का एक्ट का विरोध तो हो ही रहा था और फिर से जब यहाँ पे समीक्षा करने के लिए इनकी एक कमेटी बनती है, उसमें भारत से कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसी का विरोध दर्ज कराने के लिए जब इनका आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में, तब जाकर के वहाँ से उनका विरोध स्टार्ट होता है और पूरे देश भर में साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। साइमन वापस जाओ के नारे लगते हैं। इसी घटना में लाहौर में जब इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज तो भीड़ पर होते ही है, जिसमें कि लाला लाजपत राय जो है वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी पर लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहा था कि मेरे सिर पर जो एक एक लाठी जो है वो अंग्रेजों के ताबूत की साबित हो गई। तो इन्होंने लाला लाजपत राय ने यहाँ पे विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद इनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। तो ये साइमन कमीशन का कहानी था, जो कि 1919 के एक्ट के कामकाज की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हुआ था। विरोध का कारण क्या था? तो 7 सदस्य इस कमेटी में एक भी भारत थे नहीं, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। 3 फरवरी 1928 को भारत में यह आते हैं बॉम्बे में, जहां पर विरोध होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट भारत में आती है। तो मोतीलाल नेहरू इनकी अध्यक्षता करते हैं और नेहरू रिपोर्ट मतलब डोमिनियन स्टेटस की ये डिमांड कर रहे थे। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो चूँकि ये ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, तो यह स्वराज चाहता था। स्वराज कहने का मतलब खुद का शासन, स्वशासन एक प्रकार से हम लोग बात करें। तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन होता है और इनकी माँग क्या थी? तो इनकी माँग थी कि मौलिक अधिकार, जो उस समय में ये पहली ऐसा मतलब रिपोर्ट है जिसमें कि मौलिक अधिकार की बात की गई थी, डिमांड करी गई थी। ठीक है? इसमें विवाद कहाँ उत्पन्न हो जाता है? तो यहाँ इन्होंने डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया और वहीं पर मुस्लिम लीग ने अपना अलग से 14 सूत्र का डिमांड रख दिया। जिन्ना के 14 सूत्र जो है वो उस समय में विवाद का कारण बन गए थे। इस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और ब्रिटिश हुकूमत को फ़ायदा उससे मिल गया। तो 2 पक्ष में हो गए थे बात। तो मुस्लिम लीग ने अलग से 14 सूत्र का डिमांड कर लिया। कांग्रेस ने चूँकि इनका डिमांड था डोमिनियन स्टेटस का, तो वहाँ से जाकर के ये मामला फँस जाता है। और नेहरू, सुभाष जो ये इस प्रकार के जो नेता थे, उन्होंने भी डोमिनियन स्टेटस पे अपना असहमति जताई थी। अन्य बिंदु जिसमें कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को त्यागने और मौलिक अधिकार की सिफारिश की बात इन्होंने पहले ही किया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी सॉरी नेहरू रिपोर्ट के वो अपना करते हैं। अगला हमारा है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में आया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज का मांग किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो यही अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। यहीं से घोषणा होती है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यह निर्णय ले लिया जाता है और इसी के कारण से हम लोग जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, हम लोगों ने अपना जो गणतंत्र है उसको अपनाने का कार्य जो है वो 26 जनवरी 1930 को इसी दिन को याद में रखते हुए किया था। 26 जनवरी सॉरी 1950 को इसी दिन को याद में रखने के लिए किया था। तो याद रखना है कि जो हमारा लाहौर अधिवेशन था 1929 का, इसमें इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ऐतिहासिक प्रस्ताव था ये, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की जगह पे पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। डोमिनियन स्टेटस मतलब पूर्ण स्वराज नहीं होता है, मतलब खुद में हम ब्रिटिश का उपनिवेश बने हुए रहेंगे और तब जाकर के हमको डोमिनियन चाहिए, मतलब हमारी विदेश नीति, हमारे सब कुछ हमारे हाथ में नहीं आएगा, केवल अंदर का चीज जो है वो हमारे हाथ में आएगा। इसी के कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो युवा नेता थे नेहरू और सुभाष, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस पर अपनी असहमति जताई थी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू लाए थे और उनके जो बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू वही उसका विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस में ये लोग थोड़े से युवा नेता थे और उन्होंने कहा नहीं, डोमिनियन हमको नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तब जाकर के 1930 में लाहौर अधिवेशन होता है, ये लोग अपनी बात को मनवाने के लिए राजी भी हो जाते हैं और 1929 का इसमें मांग भी रखी जाती है पूर्ण स्वराज की। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1930 को आधी रात में रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा भी फहराया था और घोषणा भी कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आंदोलन की नींव की बात करें तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की रूपरेखा बनती है। दो आंदोलन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, एक असहयोग आंदोलन और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन था वह महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में ही स्टार्ट कर दिया गया था और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। बाद में इसमें ही दांडी मार्च भी जुड़ जाता है, नमक सत्याग्रह के नाम से जो जाना जाता है वो भी इसमें जुड़ जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें कि गांधी जी ने 1930 में गांधी जी की 11 सूत्री मांग को ठुकराने के बाद इसकी शुरुआत होती है। पहले इन्होंने 11 सूत्री मांग रखा था जिसको ठुकरा दिया गया था, उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी स्टार्ट करते हैं। विशेषता यही है कि असहयोग के साथ साथ कानून का उल्लंघन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, मतलब असहयोग तो करना ही है
ब्रिटिश का असहयोग, उपनिवेशिक शासन का असहयोग करना है। साथ ही साथ इनके द्वारा बनाया गया जो कानून है, हम लोग उसको भी नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण थी, वह थी अहिंसा का। कभी भी गांधी जी ने अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। तो गतिविधि में नमक कानून जो ब्रिटिश के द्वारा नमक कानून बनाया गया था, उसको भी उन्होंने तोड़ने का काम किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, मतलब असहयोग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इसीलिए सविनय अवज्ञा अवज्ञा भी कर रहे हैं। ठीक है। महिला भागीदारी भी इस कानून में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसमें महिला भागीदारी, जिसमें कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़े स्तर पर हिस्सा लिया। दमन तो सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी समेत हजारों लोग इसमें जेल भी गए। और जब लास्ट में गांधी इरविन समझौता होता है, तब यहाँ से स्थायी रूप से इसे 1931 में अस्थायी रूप से फिर से स्टार्ट कर देते हैं गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर के लिए पहले रोकते हैं इसको। ठीक है। दांडी मार्च जो कि इसी का ही एक हिस्सा समझ सकते हैं हम लोग। तो 1932 में 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था ये। डेट याद रखना है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी जो गुजरात का एक तट था वहां तक गए थे। 240 मील पैदल यात्रा उन्होंने किया था। 78 विश्वसनीय स्वयंसेवक इसमें शामिल थे। पूछा जाता है कितना दिन चला था, तो ये लगभग 24 दिन चला था, 12 मार्च से 6 अप्रैल। और कितने अनुयायी थे इसमें, तो 78 अनुयायी इसमें थे। नमक कानून 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बना करके उस कानून को तोड़ा। प्रतीक जो था वो नमक के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में चुना, इसलिए क्योंकि अमीर हो या गरीब, सबों की ये जरूरत होती थी, सब लोग नमक का इस्तेमाल करते ही थे। तो ऐसा इस आंदोलन को एक भव्य भयावह बनाने के लिए उन्होंने नमक को चुना। और इसी यात्रा को दुनिया का ध्यान जो है वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की ओर खींचा। यह आंदोलन जो था वो काफी महत्वपूर्ण आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी जी का नमक सत्याग्रह वह एक पूरा विश्व का, अगर विश्व पटल की हम लोग बात करें, तो उन्होंने उसका ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास किया इस कानून के द्वारा। अब यहाँ से 1930 और 1932 में गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। इरविन, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, ये भारत के कुछ जो नेता थे। बी आर अम्बेडकर, तीनों ही 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। हमें जानना चाहिए कि इसका स्थान जो था वो लंदन में था। ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच में इसमें चर्चा हुई, जिसमें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिए, कोई ठोस नतीजा भी नहीं निकला। सम्मेलन चूंकि ब्रिटिश वहां पे होनी थी, और यहाँ से जब कांग्रेस गए ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो थे वो तब तक भारत के सबसे बड़े पार्टी माने जाते थे, लोकप्रिय पार्टी माने जाते थे, तो उन्होंने बहिष्कार किया इसका। जब सेकेंड हुई 1931 में, यहाँ पर महात्मा गांधी जी जाते हैं और इरविन के साथ समझौता करते हैं। तो गांधी इरविन जो है वो पैक्ट यहाँ पे होता है, कुछ समझौते भी होते हैं। लेकिन कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें हिस्सा लिया जाता है। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें हिस्सा लिया। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1932, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सांप्रदायिक पंचाट जो कम्युनल अवार्ड थी, यहां से इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 1932 में। इसमें हम लोग अगर बात करें तो इस सम्मेलन के आधार पर ही 1935 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, बहुत सारे रिफॉर्म्स 1935 में आए थे। और ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन था, इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो 1935 के सरकार अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम में देखने को मिलते हैं। और हम लोग जो वर्तमान हमारा जो संविधान है, 1935 के अधिनियम को हम लोग बहुत सारा चीज ज्यों का वैसे ही हम लोग उसमें रख लिए हैं। प्रश्न इसमें से यह कहाँ से पूछता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो प्रथम ऐसे नेता थे जो कि तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। मतलब प्रथम की बात नहीं करें हम लोग, तो महत्वपूर्ण नेता भारत के थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला हमारा है, अब हम लोग देखते हैं इस संबंधित टॉपिक से हमारा जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1 जनवरी 1923 को इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो विधान परिषद था उसके चुनाव में हिस्सा लेना और सरकार के कामकाज में भीतर से बाधा डालना। काउंसिल परिषद में जाकर के सरकार के कामकाज को बाधा डालना, ये उनका उद्देश्य था।
साइमन कमीशन की गठन क्यों हुई थी? तो 1919 का जो एक्ट था, जिसको कि भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, इसके कार्य की समीक्षा करने के लिए। इसमें 7 सदस्य थे और 7 के सातों जो थे वो कहाँ के थे? व्हाइट थे, ब्रिटेन के थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो क्यों किया? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन गो बैक के नारे के दौरान किस नेता पर लाठीचार्ज हुई थी जिसकी मृत्यु भी हो जाती है? तो एक पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय थे, जिनकी वहां पे लाहौर में लाठीचार्ज होती है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट की क्या मांग थी? तो भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, अधिराज्य का दर्जा देना, देश का दर्जा नहीं देना, अधिराज्य का दर्जा देना, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना, यह मानना था किनका? नेहरू रिपोर्ट का, यह मांग था उनका। लाहौर अधिवेशन में कौन सा मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो यह बात करी गई, यह 1930 में जो 1900 लाहौर अधिवेशन जो था 1929 का, इसमें यहाँ पे इसको पास किया गया। और अ, फिर जाकर के पूर्ण 26 जनवरी 1930 को घोषणा किया गया कि हम लोग पूर्ण स्वराज हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ से मनाएंगे। प्रथम स्वतंत्रता दिवस तो वही 26 जनवरी 1930 रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा करके इन्होंने ये तय किया कि हम लोग अब यहाँ से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात इन्होंने किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से की? तो दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह जहाँ कहा जाता है, वहां से उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी घटना से करते हैं। दांडी मार्च का शुरू कब से हुआ? तो 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से? वो सेम क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ करके उन्होंने किया। ये रिपीट हो गया। गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कितने अनुयायी थे? तो 78 वॉलंटियर्स जो थे वो इनके साथ दांडी मार्च में वो शामिल हुए थे। जो 240 मील का रास्ता था, 385 किलोमीटर। परीक्षा में दोनों पूछ सकता है, 240 मील भी या 385 किलोमीटर भी। ठीक है, तो ये साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी, जो कि डेट याद रखें तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक यह चली थी। नेक्स्ट हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौते के बाद स्थगित किया गया था? तो 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद से इस आंदोलन को तत्काल के लिए स्थगित किया गया था। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए? तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 1932, जो कि सभी लंदन में हुए थे। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम में तो पूरा का पूरा कांग्रेस भाग ही नहीं लिया था, और दूसरे में एकमात्र महात्मा गांधी थे जो कि वहां पे गए थे भाग लेने के लिए कांग्रेस से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वो गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। नाम याद रख सकते हो, जो बड़े नेता थे भारत के। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, जो कि दोनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बात पर यहाँ पे मतभेद हो जाता है। और उसके बाद से वहाँ पे मतभेद जो है वो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में भी देखने को मिलता है, जो आगे चल करके इन दोनों के बीच में एक थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए मतभेद रहा था, जिसके चलते सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है वहाँ पे सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। हमारा है, गांधी इरविन समझौते के अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दूसरा नाम जो है वो दिल्ली समझौता है। तो ये हमारा फिफ्थ वीडियो था, जिसमें कि हम लोग फिफ्थ पार्ट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जो गोलमेज सम्मेलन तक के टॉपिक को संक्षिप्त रूप से देखने का प्रयास किए, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हम लोगों ने उनको भी करने का प्रयास किया। तो अब हम लोग जो भी हमारा टॉपिक था उसको हम लोग देख चुके हैं। अब रिवीजन कर सकते हो आप लोग, कोई भी क्वेश्चन से आप लोग रिवाइज कर सकते हो उसको। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।